हेलो सब लोग, कैसे हो? बता दो एक बार। सब लोग बढ़िया? वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा यह कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता खुद कल अपनी तस्वीर बदल दे। इसी मोटिवेशन के साथ अपन आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ के आ चुके हैं यूकैरियोट्स और जो प्रोकैरियोट्स है ना, उनमें प्रोकैरियोट्स जो सेल है उनमें अपन अंतर देख चुके हैं, क्या क्या अंतर होता है। अगर नहीं देखा तो फर्स्ट क्लास में आप देख लेना, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे वो क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसे ही बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। देखो, कोशिका झिल्ली, और इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली है, इसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, यह एकमात्र ऐसी कोशिका है जो क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोशिकीय संरचना है। यह एकमात्र क्या है, कोशिकीय संरचना है, कोशिकीय संरचना है जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या पाई जाती है, सेम पाई जाती है, समान संरचना है। किसमें, प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ पीछे। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में क्या है, समान है। यूकैरियोटिक सेल में क्या, समान संरचना। दोनों में क्या पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, दोनों में सेम पाई जाती है, समान संरचना है। कोशिका झिल्ली के बारे में बता चुका, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। तो कोशिका झिल्ली, अब देखें इसके बारे में एक ये आता है कि कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है ना, मोटाई कितनी होती है, वो होती है 75 एंगस्ट्रोम। सिंपल क्वेश्चन आता है, और इसकी जो मोटाई होती है ना, वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रोम होती है। अब कोशिका झिल्ली में अनेक मॉडल आए, तो सर्वमान्य जो मॉडल है ना, वो ही पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली की जो संरचना समझाने के लिए जो सबसे मान्य जो सिद्धांत आया, सबसे जो मान्य सिद्धांत आया, वो सिद्धांत कौन सा था, या थ्योरी कौन सी थी। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है, और वो सिद्धांत था तरल मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल था, तरल मोज़ेक मॉडल था। कब आया था तरल मोज़ेक मॉडल, 1972 में। सन याद रखना, इसकी पूछ लेते हैं कभी कभार। तरल मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिया किसने था, तरल मोज़ेक मॉडल 1972 में दिया किसने था, सिंगर व निकोलसन, जो दो वैज्ञानिक थे। किसने, सिंगर और निकोलसन नाम का, निकोलसन नाम का था, वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। कब दिया था, 1972 में, सिंगर व निकोलसन ने। कई बार सामान्य एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है सिंगर और निकोलसन का, और तरल मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में, ध्यान रखना। कोशिका संरचना के बारे में दोबारा बता दूं, कोशिका झिल्ली के बारे में, जो एकमात्र कोशिकीय संरचना है जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, जिनकी संरचना समान होती है। अगर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स आपके दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो ये पिछली क्लास आप देखना, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में विस्तार से मैं समझा चुका हूँ। इसकी मोटाई बताऊँ, 75 एंगस्ट्रोम होती है, ठीक है। अब देखें इसकी रासायनिक संगठन, किसकी, प्लाज्मा झिल्ली बोल दो या फिर कोशिका झिल्ली, इसकी जो है रासायनिक संगठन क्या होता है इसका। प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन देखें ना, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन क्या होता है, इसमें होता है भाई, प्रोटीन भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, कितनी % पाई जाती है वो सब कुछ बताएंगे, बात करेंगे। वसा भी पाई जाती है, यानी लिपिड्स भी पाई जाती है, शुगर भी पाई जाती है, यानी शर्करा जिसे बोल रहे हैं हिंदी में, और H2O जिसमें जल भी पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन पाई जाती है 20 से 70%, देखो रेशियो इसके बीच में पाई जाती है। वसा भी पाई जाती है 20 से 70%। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूंगा आगे ये कैसे होगी संभव, ठीक है। 1 से 4% पाई जाती है शुगर, और लगभग मैं बता दूं 20% पाया जाता है वाटर, किसमें, प्लाज्मा झिल्ली में, ठीक है। ये इसका क्या है, रासायनिक संगठन है। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, उसका प्रमुख घटक क्या है, प्रोटीन और वसा।
कितनी 20 से 70% पाई जा रही है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से कि घटक है वो कौन सा है, प्रोटीन और वसा है, किसमें, कोशिका झिल्ली का प्रमुख रासायनिक घटक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन, ये एक बार लाइन लिख देता हूँ आपको मैं, प्रत्येक कोशिका या सेल में प्रोटीन व लिपिड यानी वसा का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है ना, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, परसेंटेज अलग अलग होता है। कैसे, ये आगे बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास में, कैसे होगा, आरबीसी कोशिका है, आरबीसी कोशिका है, जानते हो सब आरबीसी कोशिका। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आरबीसी में देखें ना, तो आरबीसी में 52% तो प्रोटीन होती है, 52% क्या होती है, प्रोटीन होती है, और 40% क्या होती है, इसमें लिपिड होती है। कितनी परसेंट, 40% क्या होती है, इसमें वसा होती है, किसमें, आरबीसी में। ध्यान रखना, ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है और कितनी परसेंट क्या होती है, वसा होती है। 52% प्रोटीन, 40% वसा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अब देखें क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझाएं। कुछ सेल मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से होती है भाई, हाफ डायग्राम है, पूरा डायग्राम नहीं है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर क्या है, ये वसा के अणु, क्या है भाई, वसा के अणु। समझना, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप समझना, समझने की पूरी कोशिश करना। बाकी फिर भी नहीं आएगा तो समझाएंगे, वापस समझा देंगे। ये क्या है, वसा के अणु हैं। वसा के अणु ध्रुवीय अध्रुवीय दोनों प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों प्रकार के क्या होते हैं, वसा के अणु होते हैं। ठीक है, ये क्या है, वसा के अणु। कितनी परत है, द्विपरत है कि नहीं है, और ये इस प्रकार से बन जाएगा भाई, आगे कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से राउंड शेप में। अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य। अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है कि नहीं है। चलो, ये चित्र किसका बना रहे हैं, फिगर किसका बना रहे हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली का, कोशिका झिल्ली भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, इतना बना लिया ना, समझ में आ गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखो क्या, ये क्या है, प्रोटीन है भाई, ये ध्यान रखना, ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ, चलो मैं समझने की कोशिश करना, डायग्राम इतना स्पष्ट नहीं बन रहा है तो भी। ये क्या है, प्रोटीन है, जो रेड पेन से बना रहा हूँ वो क्या है, प्रोटीन है। और इन पे क्या पाई जा रही है, ये क्या है, शुगर है। शुगर बोले तो क्या है, शर्करा। तो प्रोटीन का परसेंट देख रहे हो, लिपिड का परसेंट देख रहे हो कितना है, लगभग यहाँ से प्रोटीन की जो रासायनिक संगठन से देखें तो कितना, 20 से 70% है ना। कुछ इसमें लिपिड ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। देखें तो शुगर का तो ये यहाँ पे ही है, शुगर तो यही है, नॉर्मल शुगर है। कितनी परसेंट है, 1 से 4% है। बाकी क्या है, कोशिका द्रव्य में क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, ये है, ये कौन सा भाग है, बहिकोशिकीय भाग है कि नहीं है, बहिकोशिकीय भाग। और अंदर वाला साइटोप्लाज्म वाला क्या हो जाएगा, आंतरिक कोशिका वाला भाग है। सिंपल, इधर एक बार लिख देता हूँ मैं, आपके कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, ये क्या है, लिपिड यानी वसा के अणु है कि नहीं है। और इस प्रकार से मैंने रेड पेन से जो मैंने बनाया, रेड पेन से बनाया वो क्या है, प्रोटीन है कि नहीं है। रेड पेन से बनाया वो प्रोटीन है। और मैंने कुछ इस प्रकार की जो संरचना बनाई है ना, लाइन सी बनाई है, वो क्या है, शुगर है। और शुगर को क्या बोल रहे हैं, शर्करा बोल रहे हैं। एक मिनट, हाँ,
इसको क्या बोल रहे हैं, जो लाइन से बनाई है इसको बोल रहे हैं शुगर, और जो ये डायग्राम था वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन का। एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखें, कोशिका झिल्ली में वसा, कोशिका झिल्ली में वसा देखे ना, कोशिका झिल्ली में वसा, दो परत होती है कि नहीं होती इसमें, बताया, इसमें है, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है भाई, झिल्ली के वसा कौन सी परत में, द्विपरत, द्विपरत के रूप में उपस्थित, द्विपरत के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नंबर एक बात, कैसे होती है बिल्कुल समझाएंगे आगे। प्लाज्मा झिल्ली में वसा है ना, इसमें क्या होती है, जो लिपिड है वो क्या होती है, ध्रुवीय और अध्रुवीय भाग दोनों होते हैं, ध्रुवीय, एक बार जो रिटर्न वर्क है वो कर लेते हैं, फिर समझने का कार्य करेंगे। ध्रुवीय और अध्रुवीय ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट। देखें ये क्या है, वसा का अणु है कि नहीं है, डायग्राम से उठाया कि नहीं उठाया, ये भाग ना वो है पोलर, जिसे बोल रहे हैं ध्रुवीय भाग, ये क्या है, ध्रुवीय भाग, और ये क्या है, अध्रुवीय भाग, नॉन पोलर, अध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग है ना हेड, यह जो है हेड, ये किस में दसा हुआ रहता है, सतह की ओर दसा हुआ रहता है, और ये जो अध्रुवीय है ना भीतर की ओर दसा रहता है। कैसे ये बनाया था मैंने, बनाया था कि नहीं बनाया था, इस प्रकार से बनाई थी कि नहीं बनाई थी, पीछे वाला जो डायग्राम है वो देखना है एक बार, वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा आपको, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, ध्रुवीय भाग होगा कि नहीं होगा, ये कौन सा भाग हो जाएगा, ध्रुवीय भाग, और जो ये है भीतर की ओर है ना वो है अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग। वसा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाया था, वसा ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों होती है, ठीक है, यानी प्लस माइनस होता है वसा में, ये अंदर की ओर भीतर की ओर अध्रुवीय भाग भीतर की ओर होता है, और ध्रुवीय भाग किधर की ओर होता है, सतह की ओर होता है, सतह की ओर होता है। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो इसमें क्या है, वसा का अणु है ना ध्रुवीय और अध्रुवीय है, दोनों है, तो इससे बोल रहे हैं उभयधर्मी अणु, उभयधर्मी अणु। और यहाँ से आप जितने भी फूल पत्ती स्टार वगैरह सब लगाने हैं ना, तारे सितारे सब कुछ लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और उभयधर्मी ऐसे नहीं आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, इससे बोल रहे हैं, इंग्लिश का वर्जन आता है, और इसे बोलते हैं एम्फीफेटिक अणु, एम्फीफेटिक अणु बोलते हैं। एम्फीफेटिक अणु क्यों बोल रहे हैं भाई, एम्फीफेटिक अणु बोल रहे हैं इसमें, क्यों बोल रहे हैं भाई, ध्रुवीय और जो अध्रुवीय दोनों भाग है ना, एम्फीफेटिक अणु क्यों बोल रहे हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय दो भाग है ना वो क्या है, वसा में प्रेजेंट है, वसा में क्या है, प्रेजेंट है, इसे बोल रहे हैं उभयधर्मी या एम्फीफेटिक अणु बोल रहे हैं, ठीक है। वसा में देखे तो मुख्यतः क्या पाया जाता है, वसा में बायोमोलिक्यूल में भी बताया था, मुख्यतः लिपिड में क्या पाया जाता है, मुख्यतः लिपिड में क्या पाया जाता है। अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट है तब मैं बायोमोलिक्यूल क्या पढ़ाया था, मैंने फर्स्ट पढ़ाया था, तो फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड्स पाई जाती है, ग्लाइकोलिपिड्स पर एक ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन क्या बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल किन में पाया जाता है, वो पाया जाता है यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अपन पढ़ ही रहे हैं ना, यूकेरियोट्स में पाया जाता है, केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब एक क्वेश्चन आता होगा फिर कि कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर प्रोक्यूरियोट्स में क्या पाया जाता है, तो प्रोक्यूरियोट्स की बात करें ना तो प्रोक्यूरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर, ये लिखा देता हूँ लाइन, प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर, कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर
वो पाया जाता है होपेनॉइड। क्या पाया जाता है? होपेनॉइड। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। जो प्लाज्मा झिल्ली है इसे क्या बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली। इसे बोल रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली में जो प्रोटीन है उसका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन। प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन तो प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन देखें ना, तो कितने क्लासिफिकेशन है ना, वर्गीकरण। क्या देखें? वर्गीकरण। तो दो प्रकार की होती है भाई। कौन सी होती है? एक तो परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन होती है। और परिधीय प्रोटीन के बाद में अगर आप सेल से भी लगा सकते हो, इंटरनल प्रोटीन होगी अगली। कौन सी? आंतरिक प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन कौन सी होती है? जो कि आसानी से क्या की जा सके? पृथक की जा सके, जो कि आसानी से किससे निकाली जा सके? जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे आसानी से क्या की जा सके? पृथक की जा सके, पृथक की जा सके या निकाली जा सके, की जा सके। वो क्या है? परिधीय प्रोटीन है। और इसका जो एग्जाम्पल है वही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है आजकल, परिभाषा से, डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो एग्जाम्पल क्या है? स्पेक्सन। कौन सी प्रोटीन है? स्पेक्सन प्रोटीन है। उसके बाद में देखें तो सेकंड प्रोटीन है। ये आपके समझ में आ रहा होगा भाई, थोड़ा सा फास्ट है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। आंतरिक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? जो नेक्स्ट प्रोटीन है ना, इसकी किसकी? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन में आंतरिक प्रोटीन आती है नेक्स्ट, परिधीय प्रोटीन के बाद में आंतरिक प्रोटीन। जो आसानी से पृथक की जा सके वो क्या है? परिधीय प्रोटीन, जो कि परिधि की ओर पाई जाएगी, परिधि की ओर प्रेजेंट होगी। ये भी लिख लो आप, परिधि की ओर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और जो आंतरिक प्रोटीन होगी वो किधर होगी? अंदर की ओर होगी। ये क्या है? ये क्या होती है? यह प्रोटीन होती है भीतर दसी रहती है। कौन सी? आंतरिक प्रोटीन भीतर दसी रहती है। इसका पृथक्करण आसानी से नहीं हो पाएगा, आसानी से नहीं होगा। वो क्या है? आंतरिक प्रोटीन है। समझ में आया होगा। एग्जाम्पल कौन सा है इसका? आंतरिक प्रोटीन का या इंटरनल प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइकोपोरीन। कौन सी पोरीन? ग्लाइकोपोरीन। अब ग्लाइकोपोरीन के बारे में मैं बता चुका हूँ, किसमें? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो ग्लाइकोपोरीन प्रोटीन है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलें। ये क्या है? ये दो क्या है? कोई प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसमें क्या पाया जा रहा है? ये वसा के अणु जो कि ध्रुवीय हैं और अध्रुवीय भी है, नहीं एम्फीटेरिक अणु है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या है? एम्फीटेरिक अणु है। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। इसके देखो दो है ना, ये इसके अंदर क्या है? दसी रहती है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या है? जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन कौन सी है? आंतरिक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? आंतरिक प्रोटीन है, प्रोटीन है। ये क्या है? एक अलग क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अलग से क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर जो पाई जा रही है, इनके मध्य में पाई जा रही है, वो क्या है? आंतरिक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? आंतरिक प्रोटीन है। प्लाज्मा झिल्ली में अपन प्रोटीन देख चुके हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट या शुगर। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? सामान्य शुगर। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, बार बार बोल रहा हूँ भाई, सेल मेम्ब्रेन भी इसे बोलते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली की शर्करा देखें, या शर्करा को क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। शर्करा एक प्रकार की क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो एक बात देखी क्या आपने? शुगर कहाँ पे पाई जा रही थी? जो पीछे वाला डायग्राम था उसमें ये थी प्रोटीन। देखो ये था अपना डायग्राम, शॉर्ट में देखें। ये क्या थी? लिपिड एम्फीटेरिक, यानी उभयधर्मी अणु था। किसका?
लिपिड का। यहाँ पे क्या पाई जा रही थी, शुगर पाई जा रही थी कि नहीं, प्रोटीन पाई जा रही थी, सॉरी प्रोटीन पाई जा रही थी। और यहाँ पे क्या पाई जा रही थी, ये क्या थी, शुगर। पीछे वाला डायग्राम देख लेना, समझ में आ जाएगा, ये क्या थी, शुगर। तो यहाँ से आपने कुछ अनुमान लगाया क्या कि शुगर है ना वो बही भाग में पाई जाती है, बही सी की भाग की ओर पाई जाती है, भाग की ओर प्रेजेंट होती है, भाग की ओर प्रेजेंट होती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली की शुगर। शुगर बाहर की ओर ही पाई जा रही है प्रोटीन पे, प्रोटीन पे क्या पाई जा रही है, बाहर की ओर, अंदर की ओर शुगर नहीं पाई जा रही, लेकिन प्रोटीन है वो आंतरिक भाग की ओर भी पाई जा रही है। ठीक है, अगर शुगर है ना, शुगर किससे जुड़ती है, प्रोटीन से जुड़ेगी ना, तो क्या बनाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये मैंने बता दिया था किसमें, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, इसीलिए वो पहले पढ़ाया था। अगर लिपिड से जुड़ेगी ना, लिपिड ग्रुप से जुड़ेगी तो वो हो जाएगी ग्लाइकोलिपिड। क्या कहलाएगी भाई, ग्लाइकोलिपिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलिपिड। इनका कार्य क्या होता है भाई, किसका, शुगर का कार्य क्या होता है, शुगर का क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पहचानना। इसका फंक्शन देखें, वो क्या होता है, बाहर की ओर होती है तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से पहचानना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पहचानना, दूसरी सेल को पहचानना, फर्स्ट जानना। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात देखें तो वो कौन सा है, सेल एडिशन। सेल एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सेल एडिशन या संयोजन या जुड़ना। बाहर की ओर है तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को जोड़ेगा, ध्यान रखना, बाहर की ओर है ना तो सेल मेम्ब्रेन को जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, शुगर जोड़ने का कार्य करेगी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई वर्क पे कि कोशिका जो झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, उनमें जो एडिशन का कार्य करता है, वो एडिशन का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करती है, लिपिड करती है, या फिर शुगर करती है, या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आप आ सकता है, तो आप वहाँ पे नन ऑफ दीज क्वेश्चन का आंसर न देके वहाँ पे शुगर देना आपको। ठीक है, शुगर देना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पहचानना और दोनों कोशिका को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, शुगर करता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली के क्या लक्षण देख लेते हैं। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। चलो प्लाज्मा झिल्ली के अब देखें लक्षण, प्लाज्मा झिल्ली के देखें लक्षण। दिखाई तो दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा झिल्ली के लक्षण देखें ना। अब ये बताओ सममित संरचना है कि इसमें असमित संरचना, कोई भी बता देगा कि बाहर की ओर क्या पाई जा रही है, शुगर, अंदर की ओर नहीं पाई जा रही। प्रोटीन के हिसाब से देखें तो सममित है, लेकिन शुगर की हिसाब से देखें तो कौन सी है, असममित संरचना है, असममित संरचना है। क्योंकि बाही भाग की ओर, बाहर की ओर क्या पाई जा रही है, केवल शुगर पाई जा रही है। फिर देंगे इनका संगठन भी बाहर व भीतर की ओर अलग अलग है। जो प्रोटीन और जो अपने पास में शुगर है ना, शुगर क्या, प्रोटीन व जो लिपिड है ना, लिपिड का संगठन है ना बाहर व भीतर भिन्न भिन्न है। ये भी देख सकते हो, शुगर सिर्फ बाहर है, यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हो, बाहर व भीतर क्या है कि और भिन्न है। इसीलिए क्या होगी, असममित संरचना होगी कि नहीं होगी ये। नंबर 2 है प्लाज्मा झिल्ली की द्रव्यता का नियमन। कैसे होता है प्लाज्मा झिल्ली की द्रव्यता का नियमन। प्लाज्मा झिल्ली में क्या क्या पाया जाता है भाई, वसा है तो वसीय अम्ल होगा कि नहीं होगा, वसा है तो वसीय अम्ल होगा, ये ध्यान रखना।
वसा है तो यूकेरियोट्स में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, यूकेरियोट्स में। और किन में? प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर क्या पाया जाता है? हेपेनोइड्स। क्या पाया जा रहा है? हेपेनोइड्स। तो कोलेस्ट्रॉल ओनली फॉर किस में पाया जाएगा? यूकेरियोट्स में। किस में? यूकेरियोट्स में। ध्यान रखना। तो ये क्या करते हैं? प्लाज्मा झिल्ली की द्रव्यता का नियमन करता है। सिंपल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि कोलेस्ट्रॉल केवल यूकेरियोट्स कोशिका झिल्ली में पाया जाएगा और प्रोकैरियोट्स में इसके स्थान पर क्या पाया जाएगा? वो पाया जाएगा हेपेनोइड्स। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे अम्ल, एक हमारे पास में असंतृप्तता होती है। वैसे अम्ल में क्या होगा? असंतृप्तता। वसीय अम्ल क्या होंगे? असंतृप्त। असंतृप्त और संतृप्त आप देखना चाहो ना तो वो देख लेना अपने बायोमोलिक्यूल में। मैंने आराम से इसको विस्तार से बता रखा है, बहुत डीप डिटेल दे रखी है उनकी, डीप से पढ़ा रखा है। किसमें? बायोमोलिक्यूल में। असंतृप्तता क्या होता है? संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। देखें, यह ध्यान रखना, असंतृप्त जो वसीय अम्ल है ना, असंतृप्त जो वसीय एसिड है, वसीय अम्ल है, उनकी तरलता, ये किसका क्रम है? तरलता। तरलता का क्रम है जो बता रहा हूँ वो क्या है? असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होंगे? तरल ज़्यादा होंगे। किससे? संतृप्त वसीय अम्ल से। क्यों? बॉन्ड का यहाँ पे मैटर डिपेंड करता है, बॉन्ड। लेकिन अगर अपन देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। किसमें? मेल्टिंग पॉइंट में। गलनांक में जिसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट का है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? संतृप्त जो वसीय अम्ल है ना, एक मिनट, संतृप्त जो वसीय अम्ल है ना, वसीय अम्ल है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। किससे? असंतृप्त वसीय अम्ल से। असंतृप्त वसीय अम्ल से। अगर संतृप्त और असंतृप्त आपके समझ में नहीं आ रहा ना तो बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें मैंने विस्तार से बता रखा है, ठीक है। हाँ, तो आप क्लास को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, उन बच्चों तक पहुँचाएं जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। देखो, जो 9th में है, जो स्टूडेंट 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, या फाउंडेशन कर रहा है नीट की, ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम देगा RUHS BSc नर्सिंग या फिर देगा एम्स नर्सिंग की, एम्स पैरामेडिकल की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, ठीक है। तो आप लगातार जुड़ते रहिए ताकि मैं भी टाइम पे सिलेबस करवा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करते रहें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।